हेलो दोस्त, मैं आज भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में चर्चा करूंगा, जो 2007 में प्रारंभ हुआ और 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ, जिसे पीएम मोदी मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं। यह डील विश्व का आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को प्रभावित करेगा, जिस पर चीन, पाकिस्तान, अमेरिका एवं वैश्विक दक्षिण का प्रतिक्रिया आ चुका है। दोस्त, इस डील को केवल वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए। इसे समझने के लिए हमें पास्ट को भी देखना होगा और यह भी समझना होगा कि क्यों न केवल ईयू ने भारत के साथ डील संपन्न किया है। आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, वह भी भारत के साथ डील संपन्न करना चाहता था और अमेरिका भी डील संपन्न करना चाहता है। इसके पीछे मेन कारण भारत की शक्ति, भारत की समृद्धि और भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड है। दोस्त, भारत यूरोप संबंधों को हम 3 भागों में अध्ययन करेंगे। पहला भाग आप देखेंगे कोल्ड वॉर 1947 से 1991। इस पीरियड में आप देखेंगे कि विश्व 2 खेमों में विभाजित था, यूएसए और यूएसएसआर, और भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण किया कि हम न तो यूएसए ग्रुप में रहेंगे न यूएसएसआर के ग्रुप में रहेंगे, बल्कि अपना स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करेंगे और विश्व के विकास में कंस्ट्रक्टिव योगदान दे सकेंगे। जैसे आप जानते हैं कि भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करते हुए डेमोक्रेसी, डिसआर्मामेंट, डेवलपमेंट और डीकोलोनाइजेशन में अहम योगदान दिया। और इस दौरान भारत का व्यापार यूरोपियन कंट्री के साथ होता था और भारत सिंगल बास्केट पॉलिसी का अनुसरण करता था। सिंगल बास्केट पॉलिसी का मतलब ये होता है कि भारत मुख्यतः चुनिंदा देशों के साथ ही व्यापार वाणिज्य करता था। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देशों को इग्नोर करता था, या उस समय भारत की वहां तक पहुंच नहीं थी। और यूरोपियन कंट्री के साथ भी भारत का सीमित व्यापार था। हर एक देश के साथ अपना व्यापार था। हम एग्रीकल्चरल आइटम, प्राइमरी गुड्स जो है उनको बेचते थे और यूरोपियन कंट्री से टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ये सब हम इंपोर्ट किया करते थे। आप देखेंगे पोस्ट कोल्ड वॉर में 1991 में भारत की समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हुई, क्योंकि इसी दौरान सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में और अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया। इराक से हमें प्रीफरेंशियल क्रूड ऑयल का सप्लाई होता था, वह सप्लाई भी रुक गया। और 1993 में देखेंगे maastricht संधि के पश्चात यूरोपियन यूनियन का निर्माण हुआ। तो इस दौरान हम यूरोपियन कंट्री से व्यापार, वाणिज्य, इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी का टेक्नोलॉजी लेने के लिए संबंध बढ़ाना प्रारंभ किए और मल्टीपल बास्केट पॉलिसी का अनुसरण किए। मल्टीपल बास्केट पॉलिसी का मतलब होता है कि हम किसी एक देश विशेष पर निर्भर न हो करके अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, रशिया, इस पर डिपेंडेंट न हो करके अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करेंगे। इसके तहत भारत ने लैटिन अमेरिका, साउथ अफ्रीका, एशिया के छोटे छोटे देशों के साथ भी अपना संबंध बढ़ाना स्टार्ट किया। इसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को लुक ईस्ट पॉलिसी, वर्तमान में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखना होगा। और ये नेक्स्ट एस्पेक्ट में आप देखेंगे कि चैलेंजेस बिफोर एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और प्रोलॉन्ग्ड एफटीए नेगोशिएशन। इनका मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ट्रेड एग्रीमेंट 2007 में प्रारंभ हुआ और 27 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ।
और दोनों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, इसके पीछे मेन कारण टेरिफ एंड नॉन टेरिफ बैरियर है। अब पहले इनको आप समझ लें कि टेरिफ बैरियर क्या होता है और नॉन टेरिफ बैरियर क्या होता है। सिंपली टेरिफ बैरियर मतलब होता है, मान लीजिए कि ये पेन 10 रुपये का है, इस पर जो 25% अगर टेरिफ लगा दिया गया तो ये 25% बढ़ जाएगा, ये तो टेरिफ बैरियर हुआ। नॉन टेरिफ बैरियर में क्या होता है कि ये टेरिफ नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है कि हमें इस तरह का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कीजिए, इस तरह का लेबर लॉ रखिए, इस तरह का क्वालिटी दीजिए, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी, कार्बन इमिशन, ये सब के संदर्भ में विकसित देश प्रायः विकासशील देशों पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री नॉन टेरिफ बैरियर के तहत ये कहता था कि भारत इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन नहीं करता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान, जबकि हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे गुड्स का प्राइस जो है कि बढ़ जाता है, और विकासशील देश भारत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन नहीं करता है तो वहां पर वस्तु सस्ता होता है और उनको विकसित देशों के मार्केट में एडवांटेज मिल जाता है। दूसरा, भारत में मजदूरी कम है, कम मजदूरी होने के कारण वहाँ वस्तु सस्ता मिलता है, और हमारे यहाँ मजदूरी ज़्यादा है तो हमारे यहाँ वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। तो यहाँ पर विकासशील देशों को, भारत को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। तो इस आधार पर नॉन टेरिफ बैरियर के आधार पर वह प्रतिबंध लगाया करता था। अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बड़े डेवलपमेंट की चर्चा करना चाहूंगा। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एप्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे कि जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील संपन्न हुआ 27 जनवरी 2026 को, इसको हमारे प्रधानमंत्री मदर ऑफ ऑल डील कहते हैं। यह ग्लोबल जीडीपी का 25% कैटर करता है। ये दूसरा विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन और चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भारत के साथ संपन्न हुआ। इसके तहत यूरोपियन यूनियन भारत के $75 बिलियन की एक्सपोर्ट पर प्रिफरेंशियल टैरिफ इम्पोज करेगा या जीरो टैरिफ इम्पोज करेगा। इसके तहत 9,425 आइटम है जहां पर कि नॉमिनल और जीरो टैरिफ इम्पोज होगा। When India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure, and we all benefit. We did it. We did it. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people, and this is the tale of two giants, the world's second and fourth largest economies, two giants who choose partnership in a true win-win fashion. A strong message that cooperation is the best answer to global challenges.
आप देखेंगे कि इसमें जो कि चैलेंजेज क्या क्या है, यूरोपियन यूनियन के समक्ष क्या चैलेंजेज है कि यूरोपियन यूनियन का क्लेम है कि भारत अपने ऑटोमोबाइल्स पर विदेशी ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स, डेयरी प्रोडक्ट, इस पर जो है कि बहुत ज्यादा टैरिफ इम्पोज करता है। दूसरा यहाँ कि भारत में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है, सर्टिफिकेशन में बहुत ज्यादा डिले होता है। तो ये यूरोपियन यूनियन का ग्रीवांसेज है। और भारत का देखेंगे कि क्या चैलेंजेज है। अब देखेंगे ईयू यूज रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रोफेशनल मोबिलिटी। देखिए कि भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्किल्ड मैन पावर है। हमारे पास में बहुत सारे स्किल्ड डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, सीएस हैं। तो यूरोपियन कंट्री या अमेरिका इनको जो है कि इजीली वीजा नहीं देता या वीजा नहीं देना चाहता कि इस ग्राउंड पर कि वहां के लोगों का जॉब समाप्त हो जाएगा, इसलिए उनको वीजा नहीं देता है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बावजूद भी जो है कि हमारे प्रोफेशनल के ऊपर में वीजा रिस्ट्रिक्शन अभी भी अधिरोपित है। उनके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन जेनेरिक ड्रग्स। अब पहले समझे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है। मान लीजिए कि आपने कोई न्यू इन्वेंशन किया, कोई न्यू डिस्कवरी किया, उस पर जो कि पेटेंट किया जाता है, और वो पेटेंटेड ड्रग या आइटम का अगर आप यूज करते हैं तो आपको इन्वेंटर को उनके बदले में पे करना होता है। भारत में पेटेंट राइट का पीरियड वेरी करता है डिफरेंट एस्पेक्ट पर, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग हो गया, अन्य ड्रग हो गया, ये सब पर यूजुअली 10 साल के लिए टैरिफ दिया जाता है। उनके बाद जो को जेनेरिक हो जाता है। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि कोई भी उस वस्तु को बना सकता है, उस मेडिसिन को बना सकता है, इसलिए वो क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। यूरोपियन कंट्री और अमेरिका ये चाहता है कि 10 साल के बाद भी उनको उस आइटम पर, उस मेडिसिन पर, उस प्रोडक्ट पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिले। उसमें वो थोड़ा सा अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन कर देता और फिर चाहता है कि उनको उस आइटम पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिले। तो जबकि भारत का ऑब्जेक्शन है इस पर। भारत की जेनेरिक मेडिसिन ऑल ओवर वर्ल्ड में सस्ता उपलब्ध होता है और हाई क्वालिटी का होता है। तो यूरोपियन यूनियन का ये मानना है कि इससे उनके मार्केट पर इफेक्ट पड़ता है। उनके बाद देखेंगे ईयूज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBA। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ये क्या होता है? देखिए कि ईयू का जो भी कंपनी होता है उस पर 13% कार्बन टैक्स लगता है कि आपके उत्पादन प्रोसेस में कार्बन का, CO2 का इमिशन हुआ है, इससे ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी और उसके बदले में आपको टैक्स पे करना होगा। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि यूरोपियन कंपनीज दूसरे देशों में, तृतीय विश्व के देशों में जाकर के उस वस्तु को बनाता है, क्योंकि तृतीय विश्व के देशों में ये कार्बन से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन उतना रिस्ट्रिक्ट नहीं है जितना कि यूरोपियन कंट्री में है। तो ऐसे केस में यूरोपियन कंपनी दूसरे देश में अपने वस्तु बनाता है। और अब इसके तहत CBAM के तहत अगर भारत अपनी वस्तु को यूरोप में बेचता है, अगर उन्होंने कार्बन इमिशन सर्टिफिकेट, अगर उन्होंने कार्बन टैक्स पे कर दिया भारतीय कंपनी भारत में, तो उनको यूरोप में क्रेडिट मिल जाएगा। अगर भारत में कार्बन टैक्स उन्होंने नहीं पे किया है तो यूरोप में भी उनको कार्बन टैक्स पे करना होगा, जिससे कि भारतीय वस्तु का कीमत कुछ बढ़ जाएगा कार्बन टैक्स पे करने के कारण। अगर वो भारत में कार्बन टैक्स पे कर दिया है तब तो वहां पर उनको पे करने की कोई जरूरी ही नहीं है, अदरवाइज उनको वहां पर कार्बन टैक्स पे करना होगा, जिससे हमारी वस्तु का कीमत वहां पर बढ़ सकती है।
नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे कि इस ट्रेड डील पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है। अमेरिका ने कहा कि यूरोपियन कंट्री अपने अगेंस्ट भारत को फंडिंग कर रहा है। अभी आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रही है और इंडिया रशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। हम लोग वहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं जिसके कारण अमेरिका इंडिया पर 25% टैरिफ इंपोज कर दिया और यूरोपियन कंट्री इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। तो अमेरिका का प्रतिक्रिया ये आया कि यूरोपियन कंट्री अपने अगेंस्ट वार को फंडिंग कर रहा है, क्योंकि वह इंडिया से डिफरेंट आइटम खरीदेगा, इंडिया रशिया से खरीदेगा, रशिया को पेमेंट करेगा। तो एक हिंदी में कहा जाता है ना कि खिसियानी बिजली खंभा नोचे, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच में लंबे समय से फ्री ट्रेड डील की वार्तालाप चल रही है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा करके पहले तो 25% टैरिफ लगाया और फिर रशिया का बहाना लेकर के कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल रशिया से, फिर जाकर के 25% टैरिफ इंपोज कर दिया, जबकि स्वयं अमेरिका रशिया से डिफरेंट आइटम अभी भी इंपोर्ट करता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री रशिया से क्रूड ऑयल और गैस आज भी इंपोर्ट करता है और इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी का, और अमेरिका भारत को प्रेशराइज कर रहा है कि उनके शर्तों पर वह अमेरिका से ट्रेड डील करे, लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं है। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर को, जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तो भारत ने एग्री सेक्टर को, डेयरी सेक्टर को इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा है। तो अमेरिका इसको इंक्लूड करवाना चाहता है, जिस पर कि भारत सहमत नहीं है। इस कारण से भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक फ्री ट्रेड नेगोशिएशन नहीं हो पाया है। उनके बाद आप देखेंगे कि चाइना का क्या प्रतिक्रिया है। चाइना का क्या प्रतिक्रिया है? चाइना क्या कहता है कि इससे जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई होगा। अभी ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की डोमिनेंसी है और इंडिया और यूरोप के बीच में अगर इस तरह का एग्रीमेंट हो गया है, तो ऐसे केस में इंडिया और यूरोप सप्लाई चेन का एक अल्टरनेटिव सोर्स बन जाएगा और चाइना इसे अपने ऊपर में डायरेक्ट थ्रेटनिंग मानता है। आप देखेंगे वर्तमान में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में $136 बिलियन का ट्रेड होता है और ये ट्रेड और भी बढ़ने की संभावना है। अब देखेंगे चाइना के साथ साथ आप देखेंगे पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्त, आपके नॉलेज के लिए इनको पाकिस्तान पर प्रभाव समझने से पहले आप जीएसपी समझें, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। पाकिस्तान को यूरोपियन कंट्री जीएसपी प्लस का दर्जा दिया है और उस पर यह शर्त लगाया है कि आप कार्बन इमिशन को कम करेंगे, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन करेंगे और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन करेंगे। इसके एवज में उनको जीएसपी प्लस की दर्जा दिया गया है। इससे जो है कि क्या होता है, उनको टैरिफ पर कुछ कॉन्सेशन मिलता है। अब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है तो भारत को ज्यादा कॉन्सेशन मिल जाएगा, 0% या नॉमिनल टैरिफ लगेगा भारत पर। तो भारत और पाकिस्तान के डिफरेंट आइटम्स में वहां पर प्रतिस्पर्धा है, जैसे लेदर देखेंगे, फार्मास्यूटिकल्स देखेंगे, इंजीनियरिंग गुड्स देखेंगे, एग्री प्रोडक्ट देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के आइटम्स पर प्रतिस्पर्धा है। अब भारत पर अगर ये 0 टैरिफ हो जाएगा तो पाकिस्तानी वस्तु महंगा हो जाएगा, इससे भारत को फायदा होगा और पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था
अभी कंगाली की स्थिति में है और इससे कंगाली और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान जो है कि डरा हुआ है। और जहां तक रहा थर्ड वर्ल्ड कंट्री का ग्लोबल साउथ का सवाल, ग्लोबल साउथ ने इनको कहा कि ये बहुत अच्छा है, ये ग्लोबल कोऑपरेशन का एक नया डायमेंशन है, इससे विश्व ट्रेड बढ़ेगा। डब्ल्यूटीओ आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ अभी असफल है। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वार के कारण डब्ल्यूटीओ लास्ट 4-5 ईयर्स से जो एक्सपेक्टेड था उसके अकॉर्डिंगली डब्ल्यूटीओ परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ये भी थ्रेटनिंग दे चुका है कि वो डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाएगा और डब्ल्यूटीओ को फंडिंग बंद कर देगा। डब्ल्यूटीओ का डीएसबी जो होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड, विवाद निपटारा निकाय, उससे भी अमेरिका निकलने की बात कर रहा है। तो आज के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ इफेक्टिव नहीं है, तो डब्ल्यूटीओ का एक तरह से इनको सब्स्टिट्यूट माना जा सकता है। नेक्स्ट डायमेंशन आप देखेंगे कि एंटोनियो गुटेरेस, यूएन सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने क्या कहा, स्ट्रेंथन इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, बैलेंस यूएस चाइना इन्फ्लुएंस, प्रमोट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। ये एंटोनियो गुटेरेस जो है कि इनका रिस्पेक्ट किए हैं कि ये बहुत अच्छा समझौता हुआ है, इससे मल्टीपोलर वर्ल्ड स्थापित होगा और यहाँ पर चाइना और अमेरिका का प्रभुत्व कम होगा, इससे डी डॉलराइजेशन भी बढ़ सकती है। इसलिए ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट है। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको डेस्टिनेशन IAS एकेडमी से और भी उपयोगी UPSC मार्गदर्शन मिलता रहे।